नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज आप देख रहे होंगे मैं धूप में बैठ के एक अलग एनवायरनमेंट में वीडियो बना रहा हूं। दरअसल एक खबर आई है और वो खबर ये है कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ईडी को झाड़ पड़ गई है या मुकदमा ख़त्म हो गया है। कांग्रेस कह रही है क्लीन चिट मिल गई है, सरकार एक्सपोज हो गई है। तो दरअसल सरल तरीके से हम समझें कि अदालत में हुआ क्या है और इस अदालत में जो कुछ हुआ है उसका मतलब क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट मिलना है, और क्या ईडी की बदमाशी कहीं से एक्सपोज हुई है, क्या केंद्र सरकार के इरादे एक्सपोज हुए हैं, क्या सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं उनकी चाल पकड़ी गई है। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपने खबर पढ़ी होगी उसके हिसाब से एक चार्जशीट ये लेकर गए थे। दरअसल कोई भी जांच चलती है, 10 साल से भाई जांच चला रहे हैं, उसके बाद में अदालत में आपको चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। मतलब एक कागज़ पे आपको लिख के देना पड़ता है कि भैया इनके ऊपर ये आरोप हैं। उसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पीएमएलए के अंदर कितनी अनंत ताकत ईडी को मिली हुई है। ये जो कानून बना है, इस कानून में मोदी सरकार ने एक संशोधन किया। उसके बाद में जिसके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं उसी आदमी की जिम्मेदारी हो गई है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे अदालत के सामने। कुल मिला के एक बेहद सख्त कानून था जिसके अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और पता नहीं कितने लोग उसमें जो है वो लपेट दिए गए थे। तो अदालत में क्या हुआ और जो अदालत में हुआ उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। क्या ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्लीन चिट है? नहीं है। कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है कि अदालत में जब मामले पे आगे सुनवाई ही नहीं हुई है तो क्लीन चिट कैसे? फिर क्या हुआ है? दरअसल कोर्ट ने इनको गैरकानूनी काम करते हुए पकड़ा है। क्या गैरकानूनी काम? दरअसल जब भी आप किसी के ऊपर पीएमएलए का मामला दर्ज करते हैं या ईडी की कहीं पे एंट्री होती है, जो कानून भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन भी है कि जब कहीं पर भी ईडी घुसेगा तो वो मुंह उठा के नहीं घुस सकता। तो क्या करना पड़ेगा उसको? पहले उस मामले में एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद ही उस मामले में आप कुछ कर सकते हो। एफआईआर कौन दर्ज करेगा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं करेगा, या तो एनआईए करेगा या फिर पुलिस करेगी। तो इस केस में क्या हुआ कि ना तो पुलिस ने एफआईआर की, ना एनआईए ने की। तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो शिकायत करता है सुब्रमण्यम स्वामी, यहाँ पर आप खेल समझिएगा, जो याचिका करता है सुब्रमण्यम स्वामी वो पुलिस के पास गए ही नहीं, उन्होंने कहीं एफआईआर दर्ज कराई ही नहीं। क्यों नहीं कराई? क्योंकि जब आप किसी मामले की एफआईआर कराते हैं तो उसका मतलब ये है कि जहाँ जिस एजेंसी के पास आप जाएंगे वो एजेंसी पहले उस एफआईआर की जांच करेगी। यानी आपने जो शिकायत की है उसकी जांच करेगी। मान लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी उनको लिख के देते कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है, तो पुलिस या फिर जो भी एजेंसी एनआईए है वो उसकी पहले जांच करती है एप्लीकेशन की, और उसको लगता है हाँ भाई ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, इस पर एफआईआर होनी चाहिए। तो उसके बाद में जब ये तय हो जाता है कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए, ये मामला एफआईआर के लायक है, यानी पहली नज़र में अपराध हुआ है, उसके बाद में अगर उसमें पैसे को काले को सफ़ेद करने का, कुछ पैसे से जुड़ा हुआ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टाइप का मामला है, तो ईडी की एंट्री होती थी। ईडी ने क्या किया? सीधे सुब्रमण्यम स्वामी के एप्लीकेशन के बेसिस पे जांच शुरू कर दी। क्यों कर दी? यहाँ खेल समझिए। सुब्रमण्यम स्वामी जानते थे कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊँगा, वकील आदमी है, तेज़ आदमी है, हालांकि मेरी राय जो है हमेशा से उनके बारे में ये रही है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। किसी भी चीज़ को बहुत संगीन बना के किसी के ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं। अब एप्स्टीन फाइल में अगर मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ से कुछ नहीं आया, इनको पता नहीं, सपने में पता चला हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बगैर किसी ठोस प्रमाण के कहना, ये जयललिता के भी पीछे ऐसे पड़े रहते थे, पीएमके के पीछे पड़े रहते थे। इनका शुरू से काम यही है, और इन्हीं की पार्टी का विजय माल्या था, वो भागा। खैर मैं पर्सनल किसी पे क्यों जाऊँ। तो बहरहाल इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने चाल ये चली कि ये गए ही नहीं थाने में, क्योंकि थाने में जाते तो प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट इंप्रेशन में जो जांच होती उसमें पता चल जाता कि ये मामला जो है आगे बढ़ने लायक है या नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि एप्लीकेशन दे दी। अब कोई भी आदमी किसी को एप्लीकेशन कोर्ट में जाके किसी के खिलाफ दे दे तो उस मामले की सुनवाई कोर्ट नहीं कर सकता, कम से कम ईडी तो नहीं कर सकती। तो ईडी ने क्या कहा, उस एक एप्लीकेशन के बेसिस पे जो किसी एक आदमी का व्यक्तिगत आरोप था, पूरी की पूरी जांच कर डाली। और यहाँ पर ईडी भी फंसता है कि ईडी से पूछा जाए कि भाई जब कानून के मुताबिक इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए थी, पहले एक
प्राइमरीली एक क्राइम होना चाहिए था, एक साबित होना चाहिए था शुरुआती जांच में कि हाँ धांधली हुई है, तब मामला आगे बढ़ सकता था। इन्होंने क्या किया कि इनको लगा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मामला आगे बढ़ेगा, तो सीधे ईडी से ही जांच कराते हैं। और यहाँ पे अमित शाह और केंद्र सरकार आते हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पास में है, वित्त मंत्रालय का भी इसमें एक रोल रहता है। तो वो लोग जो है उन्होंने ये जानबूझ के शरारत की कि एफआईआर में जाते तो ये साबित करना पड़ता है एफआईआर की जांच में, जिस आदमी जो भी जांच करता है कि भैया हाँ केस बनता है, तो उस आदमी से आज अदालत ने सवाल पूछा होता किस बेसिस पे बना दिया। तो क्या हुआ कि अब ये मामला पहुंच गया। अब जब कोर्ट में पहुंचा है मामला, तो कोर्ट ने कहा भाई ये बताओ तुमने इतनी बड़ी जांच शुरू कर दी, एफआईआर कहाँ है? यानी जिस मामले की शुरुआती जांच नहीं हुई, एक आदमी की एप्लीकेशन पे तुमने 10 साल लोगों को झुला दिया, सारे के सारे कांड कर दिया आपने, उसको बदनाम भी कर दिया। और ये क्यों किया? ये सुब्रमण्यम स्वामी ने इसलिए किया क्योंकि इस मामले में उनको भी पता था आखिर में कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये रूट गलत ले रहे, लेकिन इससे उनको एक समय मिला, लंबा समय, एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाने का, किसी के ऊपर हमले करने का, किसी को बदनाम करके राजनीति करने का, गांधी नेहरू परिवार को टेंशन में डालने का। लंबी लंबी पूछताछ हुई है, आपको पता है, 8-8 10-10 घंटे बैठ के राहुल गांधी से लिखवाया जाता था, उन्होंने खुद ही बयान दिया है। तो ये सारा का सारा सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने जांच शुरू कर दी, कोर्ट में टिकेगी नहीं टिकेगी, आप जांच करते रहो, जांच के अंदर ये सामने आया वो सामने आया करके खबरें लीक करते रहो, गोदी मीडिया हल्ला हंगामा मचाता रहेगा, आईटी सेल सोशल मीडिया से लगे रहेंगे, लेकिन फाइनली तुमने, अब बात यह आई क्या इन्होंने घोटाला किया या नहीं किया, और ये घोटाला था भी कि नहीं था, तो क्या था मामला। तो आप मेरा वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है निकाल के देख लीजिए, मैंने बहुत सरल तरीके से उसको समझाया है। तो निचोड़ जो समझ में आता है वो ये आता है आपको कि आज का जो अदालत का फैसला है, उस अदालत के फैसले में क्लीन चिट की नौबत तब आती जब उसमें पक्ष विपक्ष को सुना जाता। सीधी सी बात यह है कि इन्होंने ले जाके जैसे ही चार्जशीट पटकी कोर्ट के सामने, कोर्ट ने कहा तुमको अधिकार किसने दिया ये दर्ज करने का चार्जशीट, तुमने कैसे बना लिए? तुम किसी की आदमी की पर्सनल कंप्लेंट पे इतनी बड़ी जांच कर सकते हो क्या, इतने गंभीर केस में? क्योंकि ये केस ईडी का केस कोई सामान्य केस तो नहीं है, अच्छे खासे ईमानदार आदमी पे भी कर दोगे, यानी जज साहब भी उस पर जमानत नहीं दे सकते। आपको पता है पीएमएलए में जमानत देने का मतलब ये है कि जज की जिम्मेदारी होगी अगर वो आदमी गलत निकला तो इतना कठोर कानून आपने किसी के ऊपर लागू कर दिया और उसकी आपकी प्राइमरी जांच भी नहीं हुई है। तो ये मामला हुआ है और अदालत ने इस बेसिस पे इस मामले को उठा के फेंक दिया कि भैया आप जो लग करके लाए हो जांच, उसका आपको अधिकार ही नहीं था, क्योंकि आपकी जांच का अधिकार करने के लिए आप तब मिलता आपको जब आप इस पर पहले शुरुआत में ये चीज़ें कर चुके होते। यानी एफआईआर नहीं है मतलब आपकी जांच, एक किसी कंप्लेनेंट की शिकायत पे आपने कुछ भी कर दी है, हमारे को उस जांच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास कंप्लेंट ही बेसिकली गलत हुई। जब तक एफआईआर हुए बगैर कंप्लेंट दर्ज नहीं होनी चाहिए, हो गई तो कुछ गड़बड़ है। तो अगर मैं मोटा मोटा सीधे देसी आदमी के तौर पे सोचूं, आम आदमी के तौर पे, कि भाई ये क्लीन चिट का भी बाप है, अगर मैं धीरे धीरे सोचूं, संभल के सोचूं, तो फिर ये भी दिखाई देता है कि किस तरह से बीजेपी ने साजिशन इन लोगों को परेशान किया है। क्योंकि अगर आपने, और सुब्रमण्यम स्वामी का सीधा मकसद था कि अगर मैं एफआईआर कराने जाऊंगा या इस मामले में एफआईआर कराऊंगा तो प्राइमा फेसी प्राथमिक जांच में मेरी शिकायत सही है गलत है ये सामने आ जाता। तो निचोड़ जो है अदालत के फैसले का ये है, और इसका मतलब सीधा सीधा जो मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल गेम था, जिसमें लंबे समय तक इन लोगों को सताया गया। भाई अपने आप में एक तनाव है अगर किसी के ऊपर लंबा मुकदमा चल रहा हो तो, और उसमें आज इन लोगों को राहत मिली है। लेकिन इतने भर पे शांति से कोई बैठ जाए तो ये भी कोई समझदारी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसी की अपील करने चली जाएगी ईडी, फिर 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल मिल जाएंगे, उस 4 साल में आप फिर पॉलिटिक्स खेल सकते हो। बहरहाल जो भी है, लेकिन जो सिचुएशन है वो ये है, और जो अदालत में मामला हुआ है मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सरलता से मामला समझ में आ गया होगा कि भैया इन्होंने केस ही जानबूझ के पिछले दरवाजे से दर्ज किया ताकि शुरुआत भी ना गिर जाए। नमस्कार, जय हिंद।